पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे मुल्तान टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 3 बड़ी तब्दीलियां, 2 तब्दीलियां यकीनी और एक बेटाई। कौन होगा इन और कौन होगा आउट? हारिस रऊफ की इंजरी के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा ऐलान। क्या फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज से भी बाहर होने जा रहे हैं? पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में खेला जाना है, जिसके लिए टीमें इस्लामाबाद से चार्टर फ्लाइट के ज़रिए मुल्तान पहुंच चुकी हैं। और उसके हवाले से जो अपडेट सामने आ रही है, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 2 अहम और लाजमी तब्दीलियां होने जा रही हैं, जबकि तीसरी तब्दीली के बारे में 50-50 चांस है। इसके हवाले से ये इतलात हमें मौसूल हुई हैं, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे जो ख़तरनाक जगह है, जिसके लिए जिस प्लेयर की जो जगह है वो ख़तरे में है, वो है अज़हर अली। अगर हम उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लें, हालिया जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ थी, उसके आखिरी टेस्ट मैच से अगर देखें तो उसमें वो 0 और 33 रन बनाकर आउट हुए। दौरा जिम्बाब्वे में 36 और 126 रन बनाकर आउट हुए। फिर वेस्ट इंडीज़ में बुरी तरह नाकाम हुए, 17, 23, 0 और 22 की तरतीब से रन बना सके 2 टेस्ट मैचेस में। इसके बाद बांग्लादेश में वो सिर्फ एक 50 बना सके। इससे पहले वो 0 पर आउट हुए, फिर 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। जबकि कैंगरोज के खिलाफ होम सीरीज़ में 185 रन की इनिंग्स खेली थी पहले टेस्ट मैच में, जिसके बाद जो अगली इनिंग्स हैं उसमें वो 14, 6, 78 और 17 रन की तरतीब से रन बना सके। दौरा श्रीलंका में उन्हें ड्रॉप किया गया, लेकिन एक टेस्ट मैच में उन्हें मौका मिला जहां पर वो 3 और सिर्फ 6 रन बना सके। इस तरह इंग्लैंड के खिलाफ गुज़िश्ता टेस्ट मैच में वो 27 और 40 रन बना सके। ये कारकर्दगी ना सिर्फ हालिया अरसे में बल्कि ओवरऑल देखा जाए, अगर फरवरी 2021 से पाकिस्तान के जो वो प्लेयर हैं जिन्होंने कम से कम 300 रन बनाए हैं, उन्हें अगर एवरेज के एतबार से देखें तो यहाँ पर अज़हर अली सबसे पाकिस्तान के सबसे कमज़ोर तरीन बैट्समैन दिखाई देते हैं, जिनकी एवरेज 37.52 रही है, जो कि इस अरसे में कम से कम 300 रन बनाने वाले किसी भी पाकिस्तानी बैटर की कम तरीन एवरेज है। और वो इस अरसे में ज़्यादा रन भी नहीं बना सके, स्ट्राइक रेट भी सबसे कम रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अज़हर अली जो है जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस उम्र के हिस्से में जाकर जिस तरह फवाद आलम के साथ किया गया, 2 सीरीज़ में नाकाम हुए क्योंकि उनकी एज बढ़ चुकी थी, तो उनको ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता था उनको मज़ीद खिलाने के हवाले से। तो सेम यही सूरत हाल अज़हर अली के हवाले से है। अज़हर अली को भी ड्रॉप करना चाहिए। जब आखिरी 15 इनिंग्स में 38.30 की एवरेज के साथ रन बनाने वाले फवाद आलम को ड्रॉप किया जा सकता है, तो फिर उससे कदर कम एवरेज के साथ रन बनाने वाले अज़हर अली को भी ड्रॉप किया जा सकता है। तो इस हवाले से ये इतलात आ रही हैं कि कम से कम ये फैसला हो गया है इस हवाले से कि अब शान मसूद को मौका दिया जाएगा मुल्तान टेस्ट मैच में। और ये एक बड़ी अपडेट आई है पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के हवाले से। और दूसरी जो तब्दीली है वो ज़्यादा जिसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, वैसे मैं दूसरी तब्दीली में के बारे में बताने से पहले बताऊं कि अज़हर अली के मुतबादल के तौर पर भी हमारे पास डोमेस्टिक जो परफॉर्मर हैं वो भी मौजूद हैं। मोहम्मद हुरैरा लगातार 2 सीज़न में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप बैट्समैन रहे हैं। इसके अलावा उस्मान सलाउद्दीन जो तीसरे टॉप स्कोरर रहे, वो भी शानदार फॉर्म में हैं, 4 सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहे और तकरीबन 67.31 की एवरेज के साथ 862 रन बनाए, तीसरे टॉप स्कोर साबित हुए टूर्नामेंट के। इस तरह और भी बैट्समैन हैं जो कि कमी पेश पूरी कर सकते हैं अज़हर अली की, लेकिन सेलेक्टर्स ने फ़िलहाल उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया है। इसलिए शान मसूद को इसलिए मौका दिया जा सकता है कि वो ऑलरेडी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हैं। और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी तब्दीली की जा सकती है वो जारी है, वो हारिस रऊफ जो कि आउट हो गए हैं सीरीज से। पहले हम हारिस रऊफ के अपडेट के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि हारिस रऊफ के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऐलान कर दिया है कि वो ना सिर्फ मुल्तान टेस्ट बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ मुकम्मल सीरीज़ यानी कि कराची टेस्ट मैच से भी बाहर हो गए हैं। और 2 हफ्ते के लिए उन्हें रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए लाहौर भेज दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अब ये इतलात भी आ रही हैं कि अगर 2 हफ्ते के बाद भी हौसला अफजा रिपोर्ट ना आई तो हारिस रऊफ न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ से भी बाहर हो सकते हैं, जिसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान को पहले ही दस्तयाब नहीं है और अब हारिस रऊफ के साथ भी इंजरीज़ का मसला सामने आ गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी अलामत नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी तब्दीली है जिसके बारे में कन्फर्म है, वो हारिस रऊफ की जगह फ़हीम अशरफ को खिलाने का फ़ैसला किया गया है। गो कि उनकी हालिया कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर नहीं रही है, लेकिन हालिया जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है उसमें वो किसी हद तक बैटिंग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मोहम्मद वसीम जूनियर के बजाय फ़हीम अशरफ को तरजीह देने का फ़ैसला किया गया है। इसके बारे में अगर उनकी हम कारकर्दगी का जायज़ा लें बैटिंग का, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो आखिरी कारकर्दगी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ के बाद,
दौरा जिम्बाब्वे में वाहिद इनिंग्स खेली, 0 पर आउट हुए। फिर वेस्टइंडीज़ में 44, 20, 26 और 9 की तरतीब से रन बना सके। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें एक इनिंग्स खेलने का मौका मिला, 38 रन बनाने में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो आखिरी टेस्ट मैच में जो उनका अपना आखिरी मैच था उसमें 4 और 0 पर आउट हुए। बॉलिंग में उनकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। जिम्बाब्वे में पहली इनिंग्स में कोई विकेट हासिल नहीं की, 14 रन दिए, फिर 1-22 और उसके बाद दौरा वेस्टइंडीज़ में 1-37, 2-29, 1-14, 0-36 की कारकर्दगी दिखा सके, यानी कि कोई बड़ी कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी थी बॉलिंग में। बांग्लादेश के खिलाफ 2-54 की कारकर्दगी दिखाई, लेकिन उसके बाद अगली 2 इनिंग्स में कोई विकेट हासिल ना कर सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक जो सीरीज़ थी, इनिंग्स थी, पहली इनिंग्स में 55 रन से कर 2 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन दूसरी इनिंग्स में उन्हें विकेट नहीं मिली। तो ये कारकर्दगी है, लेकिन अगर उनकी हालिया कारकर्दगी देखी जाए तो वो ज़्यादा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कदरे बेहतर ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलते हुए देखें तो 26 दिसंबर 2020 से लेकर अब तक जो कारकर्दगी है उस एतबार से फ़हीम अशरफ की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कौन रही है। आखिरी 10 टेस्ट मैचों की 18 इनिंग्स में वो सिर्फ 13 विकेट हासिल कर सके हैं। फ़ी विकेट के लिए 40.84 रन दिए हैं और फ़ी विकेट के लिए 88.66 उनका स्ट्राइक रेट रहा है। इतनी गेंदें कराई हैं जो कि इस अरसे में पाकिस्तान के किसी भी बॉलर की जिसने कम से कम 10 विकेट हासिल की हों, सबसे बदतरीन एवरेज और सबसे बदतरीन स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट की अहमियत इसलिए ज़्यादा होती है टेस्ट फॉर्मेट में, जैसा कि T20 में बैटिंग स्ट्राइक रेट की अहमियत होती है, तो टेस्ट फॉर्मेट में बॉलिंग में स्ट्राइक रेट की अहमियत होती है कि हर कितनी भी गेंद के बाद जाकर बॉलर विकेट हासिल करने में कामयाब हो रहा है, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में विकेट हासिल करना बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो इस एतबार से देखा जाए फ़हीम अशरफ हालिया अरसे में बहुत ज़्यादा नाकाम साबित हुए हैं। हसन अली गो के हालिया अरसे में उनकी कारकर्दगी सही नहीं है, लेकिन 26 दिसंबर 2020 से देखा जाए तो वो शाहीन शाह अफरीदी के बाद दूसरे पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर हैं। 12 टेस्ट मैचों में 40 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे। शायद हारिस रऊफ की जगह उन्हें मुतबादल प्लेयर के तौर पर पाकिस्तान के स्क्वाड में एक बार फिर शामिल किया जाए। और हालिया अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात करें तो यहाँ पर फ़हीम अशरफ ने बैटिंग में बात करें तो 8 इनिंग्स के लिए हैं, 312 रन बनाए हैं, 1 सेंचुरी और 2 फिफ्टियाँ बनाई हैं। बैटिंग में किसी हद तक फॉर्म में दिखाई देते हैं, 52 की एवरेज रही है। अलबत्ता बॉलिंग में वो ज़्यादा अच्छा तासुर निचोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। विकेटों के अतबार से वो 39वें नंबर पर खड़े रहे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। बैटिंग के अतबार से ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की फहरिस्त में 35वें नंबर पर खड़े रहे, यानी ना बैटिंग में ना बॉलिंग में टॉप 30 प्लेयर्स में जगह नहीं बना सके। अगर उनकी बॉलिंग कारकर्दगी पर निगाह डालें तो 6 मैचेस में मजमूई तौर पर सिर्फ 8 विकेट हासिल कर सके हैं। फ़ी विकेट के लिए 40 रन दिए और 99 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, यानी लगभग फ़ी विकेट के लिए 100 गेंदें फेंकी, तो जो कि बहुत ही मायूस कुन स्ट्राइक रेट है। तो इसके बावजूद क्योंकि फ़हीम अशरफ का तजर्बा भी है और मोहम्मद वसीम जूनियर को मेरे ख्याल में डेब्यू कराने का फ़ैसला नहीं किया जा रहा, तो इसलिए फ़हीम अशरफ को मौका दिया जा रहा है। और इसके अलावा मोहम्मद अब्बास हालिया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे हैं, वो भी एक मुतबादल के तौर पर कैंडिडेट हो सकते हैं। 6 मैचों में 18 विकेट हासिल कर चुके हैं 24 की एवरेज के साथ और उनका स्ट्राइक रेट भी 54 रहा है, जो कि कदर बेहतर है। तो इस सूरत हाल के बाद जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनेगी उस पर अगर निगाह डालें, अब्दुल्ला शफीक जो कि 114 और 6 रन बनाने में कामयाब रहे थे पहले टेस्ट मैच में, बरकरार रहेंगे। इमाम उल हक 121 और 48 रन बनाने में कामयाब रहे थे, वो भी बरकरार रहेंगे। अलबत्ता अजहर अली की जगह शान मसूद आ जाएंगे, वो 27 और 40 रन बना सके थे। बाबर आजम 136 और 4 रन बनाने में कामयाब रहे, वो बरकरार हैं। सऊद शकील 33 और 76 रन की उम्दा इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे, वो भी बरकरार रहेंगे। रिजवान 29 और 40 रन बनाने में कामयाब रहे, उन्हें भी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। आगा सलमान 53 और 30 रन बनाने के अलावा 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, वो भी बरकरार हैं। अलबत्ता हारिस रऊफ की जगह फ़हीम अशरफ आ जाएंगे। नसीम शाह बरकरार हैं, पहली इनिंग्स में 3 और दूसरी में 2 विकेट हासिल की थी। इस तरह ज़ाहिद महमूद जो कि पहली इनिंग्स में कदरे महंगे थे, 235 रन दिए थे, जो कि रिकॉर्ड है डेब्यू इनिंग्स में सबसे ज़्यादा रन देने का, और 4 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। अब उनकी टाई है इब्रार अहमद के साथ। गो के विकेट हासिल करने में ज़ाहिद महमूद कामयाब रहे, लेकिन उतना टफ टाइम नहीं दे सके रन रोकने के अतबार से, इसकी वजह से गौर किया जा रहा है। लेकिन ज़्यादा इम्कान बहरहाल अभी भी यही है कि ज़ाहिद महमूद ही दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे। उसके अलावा मोहम्मद अली जो कि फास्ट बॉलर हैं, डेब्यू किया था, उन्हें भी बरकरार रखने का फैसला किया गया। दोनों इनिंग्स में वो 2-2 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे। यूँ ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है मुल्तान टेस्ट मैच के लिए। और मुल्तान के हवाले से वहाँ की कंडीशंस के अतबार से एक अहम तरीन रिपोर्ट जल्द ही आप वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर मुलाहिजा कर सकेंगे, जिसे हम तरतीब दे रहे हैं।